नमस्कार। बादशाह रक्त नट्यजन द्वारा आयोजित किया गया अंतरंग नाट्य मेला 2020 में आज का ये वेबिनार सीरीज में हमारे साथ आज हाजिर है मान्यवर अनिरुद्ध कुटवार साहब, एक्टर, डायरेक्टर एंड टीचर एनएसडी। हम भक्त नट्यजन की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद, शुभकामना, शुभेच्छा और हैप्पी न्यू ईयर पहले से देता हूँ। सब कुछ हैप्पी नहीं है तो शायद सोच है हमारा कि अगला 2021 सबके साथ भला होगा, सब ठीक ठाक जाएगा। ये कह रहे बिल्कुल कोविड के बाद हम अच्छे जीवन, सुस्त जीवन बिताएंगे। तो सर, हमारा आज का चर्चा का विषय है रियलिस्टिक एक्टिंग। अब इस बारे में बोलने के लिए आप हाजिर है। हम बधाई देता हूँ आपको हमारे साथ बिताने के लिए। थैंक यू। तो सर, पहला प्रश्न आपके सामने मेरा जो है वो है जो रियलिस्टिक एक्टिंग में का आपका सोच कैसा है? क्या बोलना चाहते हैं आप एक्टर को और जो ड्रामा एक्टिव पर्सनालिटीज है इसके साथ, क्या आप थोड़ा सा ज्यादा बताइए रियलिस्टिक एक्टिंग में। हाँ, रियलिस्टिक एक्टिंग ये जो शब्द जिस फॉर्म की वजह से आया है, पहले उस फॉर्म को हम पहले समझ लेते हैं जो नाटक से जुड़ा हुआ है। रियलिस्टिक प्ले, जैसे हम अगर हिंदी में अगर बात करें तो हम यथार्थवादी नाटक ऐसे बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे मराठी में हम वास्तववाद ऐसे कहते हैं, वास्तववादी नाटक ऐसे कहते हैं, क्योंकि नाटक से जुड़ी हुई ये अभिनय शैली है। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि रियलिस्टिक एक्टिंग को लेकर एक कैसे उसको समझा जाए, तो रियलिस्टिक एक्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सिर्फ नाटक तक सीमित नहीं रहा, बाद में सिनेमा और सिनेमा के बाद फिर टेलीविजन, इन मीडियम्स में भी इसका रुझान रहा है और इसको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हुआ है। इस वजह से आज के दौर में हमें उल्टा समझना पड़ता है बहुत बार। हमें कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं थिएटर के कि अब थिएटर में रियलिज्म रहा कहाँ, रियलिस्टिक एक्टिंग होती कहाँ है, जबकि सिनेमा और टेलीविजन और वेब सीरीज में ही रियलिस्टिक एक्टिंग दिखाई देती है। लेकिन मेरा ये सोच है कि अभी भी और रियलिस्टिक एक्टिंग थिएटर में एक्सप्लोर हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी रियलिस्टिक नाटक लिखे जा रहे हैं और रियलिस्टिक नाटकों को खेला जा रहा है। ये वो लोग ऐसा कहते हैं जो रियलिस्टिक थिएटर को बेसिकली समझना नहीं चाहते, या फिर रियलिस्टिक थिएटर से दूर रहकर एक अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने के चक्कर में रियलिस्टिक एक्टिंग को ही नकारते हैं। तो पहले इसलिए मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको शेयर की। अब मेरा पर्सनल जो रुझान रहा है रियलिस्टिक एक्टिंग को लेकर, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पहले जब मैं अपनी जगह पे, मैं पुणे से हूँ बेसिकली, तो पुणे में मैं जिस थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, शायद आपने उनका नाम जरूर सुना होगा, जब्बार पटेल थिएटर एकेडमी, उस संस्था के साथ भी जुड़ा हुआ था। उसके बाद फिर एक हमारा यंगस्टर्स का हमारा एक अपना ग्रुप था, परिचय। तो इन दोनों ग्रुप के साथ मैं काम करता था। फिर मॉडर्न कॉलेज, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, वहाँ पे भी मैं, कॉलेज की कॉम्पिटिशन्स होती है, वहाँ पे भी मैं जब पार्टिसिपेट करता था, तो उस समय से, क्योंकि मराठी थिएटर में रियलिस्टिक नाटकों का रुझान, एक बैकग्राउंड बहुत पुख्ता है, तो हम रियलिस्टिक नाटक से मैं तभी से जुड़ा रहा। लेकिन जो मुझे विश्वास तैयार हुआ, मेरा जो एक बिलीफ और एक फेथ तैयार हुआ, या फिर उसको कहते हैं हम एक, उसके प्रति मुझे लगा कि रियलिस्टिक एक्टिंग को और ठीक तरह से और डेप्थफुली समझने की जरूरत है, वो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आने के बाद ही पता चला। क्योंकि उससे पहले जिसको मैं रियलिज्म समझता था या रियलिस्टिक एक्टिंग कैसा समझता था, वो फिर भी या रियलिस्टिक नाटक समझता था, वो फिर भी एक वेलमेड प्ले की तरह होते थे। वेलमेड प्ले मतलब क्या होता है कि ऑडियंस की नजर से नाटक को खेलना, कि ऑडियंस को मनोरंजन भी चाहिए, ऑडियंस को थोड़ा कॉमेडी भी चाहिए, फिर उनको सीरियस भी ये चाहिए। तो कहीं ना कहीं नाटकों को वैसे भी लिखा जाता था, खासकर कमर्शियल बेस्ड जो प्लेस थे, और वही हमारे सामने एक उदाहरण था कमर्शियल नाटकों का। लेकिन जैसे मैं एनएसडी में आया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया, और वहाँ पे जिस तरह से मैंने सिस्टमेटिकली थिएटर को सीखा, समझा स्टेप बाय स्टेप, थिएटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ द थिएटर, फिर उसमें जो अलग अलग दौर है थिएटर में भी, क्योंकि सभी थिएटर, मतलब जो हमारा भारतीय रंगमंच हो या फिर वेस्टर्न थिएटर हो, दोनों जगह पे स्टाइलाइजेशन से शुरुआत हुई है। नाटक कभी भी
लाइफ लाइक कभी नहीं था। नाटक की जो शुरुआत के तौर पर है, मतलब अगर हम ईस्वी सन पूर्व 500 साल पहले अगर हम सोचते हैं, तो हमारे यहाँ पे संस्कृत नाटक जिस तरह से होते थे, या वेस्टर्न कल्चर में जिस तरह से ग्रीक थिएटर से जो शुरुआत हम कहते हैं, वो सारे एक स्टाइलाइज्ड प्लेस है। हर बार थिएटर की शुरुआत स्टाइलाइजेशन से हुई है। बाद में रियलिज्म इंट्रोड्यूस होने के लिए या एस्टैब्लिश होने के लिए 20वीं शती की राह देखनी पड़ी हमें। 20वीं शती में आकर वो वेस्टर्न थिएटर में एस्टैब्लिश हुआ रियलिज्म इन थिएटर, ये कह सकते हैं हम। या फिर उसको हम इसी तरह से भी कह सकते हैं, रियलिस्टिक नाटक लिखने लगे। उसमें से जो रियलिस्टिक थिएटर के जो पायनियर जिनको माना जाता है, जिनका नाम है, जिन्होंने डॉल्स हाउस ये नाटक लिखा है, इब्सेन। तो हेनरिक इब्सेन, इन्होंने एक रियलिस्टिक नाटक लिखने की शुरुआत की, और उनके साथ फिर और भी यूरोप में और भी अलग अलग थिएटर पर्सन है या थिएटर के लेखक है, उन्होंने रियलिज्म की तरफ अपना क्या कह सकते हैं, अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है 20वीं शती की शुरुआत का, या 20वीं भी नहीं कहना चाहिए, 19वीं शती के आखिरी दौर है, क्योंकि रियलिस्टिक थिएटर की शुरुआत होती है, अगर वैसे हिस्टोरिकली देखा जाए तो 1880s में होती है। हेनरिक इब्सन ने जो पहला नाटक लिखा वो 1880s में लिखा था रियलिस्टिकली, जो जिस नाटक का भी मैंने नाम लिया, डॉल्स हाउस। उससे पहले जो रियलिज्म एस्टैब्लिश हुआ है वो आर्ट में, विजुअल आर्ट में एस्टैब्लिश हुआ है। विजुअल आर्ट से हमें पहले तो देखना पड़ेगा। 1860s में एक रेवोल्यूशन हुआ विजुअल आर्ट में, जिसमें रियलिज्म या फिर हम उसे कह सकते हैं नेचुरलिज्म, ये दोनों फॉर्म्स एस्टैब्लिश हुए या इंट्रोड्यूस होकर बाद में एस्टैब्लिश हुए। कहना क्या है कि इसी से प्रेरणा लेकर नाटक के लेखकों ने भी या फिर निर्देशकों ने उनसे प्रेरणा लेकर नाटक लिखना या करना शुरू किया, क्योंकि उस समय फिर एक बहुत अच्छा एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ ये कि जिस आर्ट को या जिस नाटकों को हम लार्जर देन लाइफ मानते थे, उनको लाइफ लाइक आर्ट में लाइफ लाइक नाम की कॉन्सेप्ट होती है, इसका भी एक्सेप्टेंस आने लगा। सिर्फ लार्जर देन लाइफ मतलब आर्ट नहीं होती, लाइफ लाइक हो सकती है कि जैसे हम अपनी जिंदगी जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से हम जिंदगी के साथ हम जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी नाट्यात्मकता है। वो नाट्यात्मकता ढूंढने की कोशिश इन नाटकों लेखकों ने की, और इसी इब्सेन हो या फिर उनके साथ और भी जैसे प्ले राइट्स जुड़े थे, उनके जो यूरोप में जिन्होंने लिखना शुरू किया, वही वेव आगे जाकर रशिया में पहुंच गए। और रशिया में जो इम्पोर्टेंट प्ले राइट हुए, जैसे कि अंतोन चेखव है या फिर मैक्सिम गोर्की है, इन जैसे जो लेखक है, या फिर निकोलाई गोगोल है, तो इन जैसे लेखकों ने लाइफ लाइक आर्ट के तहत नाटकों को भी लाइफ लाइक लिखना शुरू किया, और जिसको ही हम रियलिस्टिक थिएटर या रियलिस्टिक प्लेस कह सकते हैं। और वही फिर आगे जाकर फिर और अमेरिका तक पहुंचा, और हमारे यहाँ पे जो भारत में खासकर ये रियलिस्टिक वेव, जो रियलिस्टिक थिएटर की वेव जो पहुंची है, वो अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है, वो अराउंड 1950s to 60s के दरमियान हमारे यहाँ पे उसका उस तरीके से नाटक लिखना शुरू हुआ। भारत के अगर रंगमंच में कहा जाए तो जो शुरुआती तौर पर जिन्होंने रियलिस्टिक थिएटर को एस्टेब्लिश किया, जिन लेखकों ने, उनमें से इम्पोर्टेंट जो लेखक है विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश, बादल सरकार, फिर गिरीश कार्नाड, ऐसे जो एक पीढ़ी है, इन्होंने बहुत, उनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका बहुत बड़ा योगदान है एक लाइफ लाइक थिएटर करने की तरफ। मैं उसको लाइफ लाइक भी बोलता हूँ, सिर्फ रियलिस्टिक नहीं कहता हूँ। रियलिस्टिक एक फॉर्म, एक एकेडमिक नेम हो गया, लेकिन अगर हम समझने के तौर पर जो आज अभी तक लार्जर देन लाइफ थिएटर हो रहा था, उससे आगे जाकर इन जैसे लेखकों ने उसको लाइफ लाइक थिएटर की तरफ अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, और वैसे ही एक रियलिस्टिक थिएटर पहले एस्टेब्लिश हुआ, और उसी के साथ साथ फिर रियलिस्टिक एक्टिंग की जरूरत महसूस हुई। उसके बारे में हम बाद में जरूर बात करेंगे कि कैसे रियलिस्टिक एक्टिंग इवॉल्व हुआ। थैंक यू सर। सर आपने बता रहे थे कि 20s में 20 शतक में ये रियलिज्म का जो दौरा पड़ा, तो ये क्या और सभी आर्ट फॉर्म में भी आया था, जैसे कि पेंटिंग, लिटरेचर, इसी सिलसिले में ड्रामा में भी आया?
बिल्कुल, एक्चुअली ड्रामा में बाद में आया है, पहले तो आर्ट में आया और लिटरेचर में आया। जैसे कि आर्ट का मैंने अभी जो रेफरेंस दिया विजुअल आर्ट के तौर पर, विजुअल आर्ट मतलब फिर उसमें पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, इन फॉर्म्स में पहले एस्टेब्लिश हुआ, वो 1860s में एस्टेब्लिश हुआ। शुरुआत विजुअल आर्ट की जो होती है वो 16th सेंचुरी से ही होती है। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी, ये जो दो कलाकार, जो चित्रकार हैं और स्कल्प्टर हैं, इन्होंने पहले एक उस समय रियलिस्टिक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, या फिर नेचुरलिस्टिक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इंटरेस्ट जरूर था कि लाइफ लाइक भी काम करके देखें, हम आर्ट को लाइफ लाइक लेवल पे भी समझे। शुरुआत वहां से होती है 16th सेंचुरी से, और वो फिर हमें 20th सेंचुरी में हमें, या फिर एंड ऑफ 19th सेंचुरी में हमें एस्टेब्लिशमेंट मिलती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है। उसके बाद फिर लिटरेचर में भी हुआ। लिटरेचर में अगर इंपॉर्टेंट अगर लेखक है तो एमिल जोला। एमिल जोला, इन्होंने एक उनका राइटिंग, उन्होंने लाइफ लाइक राइटिंग करना शुरू किया। जो इससे पहले जो नाटक हो या फिर कहानियां हो या फिर नॉवेल हो, कादम्बरी हो, वो सारे एक पोएटिक फॉर्म में लिखे जाते थे, या फिर लेकिन कहानी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो रियलिस्टिक दौर पर ही है। मतलब एमिली जोला के बाद भी जो अलग अलग लेखकों ने लिखना शुरू किया, वो नैरेटिव, जिसको हम नैरेशन कहते हैं, नैरेटिव फॉर्म बाद में आया, पहले तो पोएटिक फॉर्म था लिटरेचर का। और उस इन आर्ट और लिटरेचर से प्रेरणा लेकर फिर 1880s में नाटक में फिर रियलिज्म या रियलिस्टिक वे से लिखना शुरू हो गया। सर, हमें तो पता है, लोग के बोलते हैं कि एनी आर्ट फॉर्म कुछ बड़ा करके बोलता है, बड़ा करके बोलता है, और एग्जैगरेशन जो हम कहते हैं। तो ये रियलिस्टिक एक्टिंग, इसमें से तो कोई फर्क होता है ना, अंतर हो जाता है ना, जो बोलना चाहते हैं पहले हमारा जो सोचता, पहले जो सोचता, और इससे ये रियलिस्टिक एक्टिंग का अंतर हो गया। ये इसको कैसे आप कहेंगे? डिस्क्राइब, हाँ, आपने बहुत एक अच्छा शब्द यूज किया, एग्जेजरेशन। हमारा सिर्फ नागरी रंगमंच ही नहीं, तो हमारा जो फोक थिएटर है, खासकर फोक थिएटर कल्चर जो है पूरे वर्ल्ड में, इंडियन थिएटर भी और वेस्टर्न थिएटर में भी, अगर फोक थिएटर के तौर पर पहले हमें समझना पड़ेगा कि लार्ज एनलार्जमेंट या फिर एग्जेजरेशन कहाँ से आया, तो वहीं से आया है। क्योंकि हम सभी को बचपन से ही, हम सभी को कोई भी चीज को एग्जेजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के बताकर उसको पेश करना और उसका आनंद उठाना अच्छा लगता है। और वही, यही मुझे लगता है इंस्टिंक्ट सभी जगह पे रहा है। दादी माँ या फिर नानी भी जैसे बचपन में कहानियां बताती है पोतों को या फिर पोतियों को, तो वो भी वैसे एग्जेजरेट करके बताती है कोई किसी घटना, या फिर जैसे अगर पहला ये भी कहा जाता है, सिर्फ नाटक की बात नहीं, जैसे आर्ट फॉर्म में भी जो आदिम कला के तौर पर, विजुअल आर्ट के तौर पर बोल रहा हूँ, पेंटिंग के तौर पर, जो आदिम कला के तौर पर अगर बात करें, तो वो जो आदि मानव जिस तरह से हम उसे शिकार कहते हैं, मतलब वो जिस तरह से प्राणियों को मारते थे, लेकिन वो अपने टोली में आकर फिर बताने के लिए वो एग्जेजरेट करके बताते थे, फिर कोई बता नहीं पाते थे तो फिर वो चित्र करके बताते, तो चित्र भी उसका लार्जर होता था उनका। तो मुझे लगता है यही बड़ी जेन्युइन इंस्टिंक्ट है, ये कोई गलत नहीं है एग्जेजरेशन होना। और उसी के आधार पर फिर बाद में क्लासिकल आर्ट भी बनी, क्लासिकल आर्ट के फिर बाद कंटेम्पररी आर्ट भी बनी है। तो ये बिल्कुल ये बेसिक तथ्य है एग्जेजरेशन का। फिर भी रियलिस्टिक एक्टिंग उससे क्यों विपरीत है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा कि पहले तो थिएटर में एज अ प्ले, नाटक के तौर पर फॉर्म एस्टेब्लिश हुआ, फिर एक्टिंग के तौर पर डिटेल काम हुआ। तो जब अगर हम, जैसा भी हमने बात की कि ग्रीक थिएटर हो या फिर संस्कृत थिएटर हो से लेकर कंटेम्प्रेरी थिएटर, तो अभी भी इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो एग्जेजरेटेड थिएटर छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टाइलाइजेशन छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो हम कर ही रहे हैं वो, क्योंकि वो हमें भाता भी है बहुत। हमारा हर थिएटर कल्चर जो है, जैसे आपके यहाँ पे जात्रा है, हमारे यहाँ पे तमाशा है, नौटंकी है, तेरुकुतु फॉर्म जो है तमिलनाडु का, या फिर केरल का जैसे कथकली है, तो ये सारे फॉर्म्स लार्जर देन लाइफ बोल सकते हैं, या फिर उसको एग्जेजरेटेड फॉर्म बोल सकते हैं, बराबर। लेकिन ये तो एस्टेब्लिश है, ये तो अभी भी चलते हैं, ये तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। लेकिन फिर भी जैसे कि एक जरूरत महसूस हुई कुछ कलाकारों को कि हर बार लार्जर देन लाइफ होकर ना बताकर लाइफ लाइक तौर पर कैसे हम पेश करें, जैसे मिरर ऑफ लाइफ कह सकते हो या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ कह सकते हैं। तो ये जब जरूरत महसूस हुई तब एक्टिंग की भी जरूरत महसूस हुई।
अब रियलिस्टिक एक्टिंग को समझने के लिए पहले उससे पहले कौन सा फॉर्म एस्टेब्लिश था उसको जरा समझना पड़ेगा, जो बिल्कुल एग्जेजरेशन से जुड़ा हुआ है नाटक में। वो फॉर्म था मेलोड्रामा। तो मेलोड्रामा इस फॉर्म में, ये 18th सेंचुरी में मेलोड्रामा का एस्टेब्लिशमेंट था, वो फ्रेंच थिएटर से जुड़ा हुआ था। फ्रेंच थिएटर के बाद फिर बहुत जगह पे वो एस्टेब्लिश हुआ और पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गया। और मेलोड्रामा सभी को अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। यही मेलोड्रामा आज अगर आप देखेंगे तो हर इंडियन सिनेमा में पहुंच गया है, या खासकर इंडियन सिनेमा, मतलब रीजनल सिनेमा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंडियन सिनेमा में जैसे बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, जैसे ये जो वुड नाम के जो सारे जो मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं कि कमर्शियल, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोगों को मेलोड्रामा भाता है, इसलिए उससे में बिजनेस ज्यादा हो गया, उसका फिर एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो वैसे ही देखना पड़ेगा कि ये 1930 से पहले या 20 से पहले मेलोड्रामा का असर सब जगह पे जो था, वैसे ही रशिया में भी था। लेकिन रशिया में एक ऐसे इंसान, ऐसे एक थिएटर डायरेक्टर और अभिनेता हुए जिन्होंने इस फॉर्म को बिल्कुल जेन्युइनली नकारा, मेलोड्रामा को, और उनका नाम है कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की। इनको बहुत अंदर से लगा कि जब अंतोन चेखव या फिर जैसे बाकी लोग, निकोलाई गोगोल जैसे लोग अगर इतना लाइफ लाइक लिख रहे हैं, तो उसको एक्टिंग स्टाइल में भी हमें वो लाइफ लाइकनेस ढूंढनी पड़ेगी, जो अभी तक चलती आई है मेलोड्रामेटिक एक्टिंग। मेलोड्रामेटिक एक्टिंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं पहले हम समझ लेते हैं। मेलोड्रामेटिक एक्टिंग में पहले तो जैसे आपने वो शब्द यूज किया, एक्सेजरेशन, ये वो जो एक्सेजरेशन के लिए बात कर रहे थे हम, एक्सेजरेशन को लेकर हम बात कर रहे थे। हाँ, तो मुझे वही कहना था कि एक्सेजरेशन ये फॉर्म, ये मेलोड्रामा इस थिएटर फॉर्म की एक स्ट्रेंथ है जरूर, या उससे भी पहले की जो अलग अलग स्टाइलाइज्ड फॉर्म्स है रहे हैं। लेकिन जब रियलिस्टिक थिएटर शुरू होता है, वहां पे फिर क्योंकि वो लाइफ लाइक फॉर्म होने की वजह से एक्टिंग भी लाइफ लाइक जितना हो सके, हम लाइफ में जैसे हम बिहेव करते हैं उससे कितना नजदीक आ सके, इसलिए उसको नए से सोचने के लिए कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की इन्होंने एक अपना अभिनय प्रणाली को इन्वेंट करने की कोशिश की, और पूरी जिंदगी उन्होंने उसी लिए दी है, जिंदगी भर उन्होंने इसलिए काम किया है। मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका योगदान रहा है कि जिस तरह से उनका कहना ही ये था कि जो एक्सेजरेशन जहां जिस मेलोड्रामा जैसे फॉर्म के लिए भले स्ट्रेंथ हो, लेकिन लाइफ लाइक थिएटर आर्ट के लिए ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लाइफ लाइक ये जैसे विजुअल आर्ट में भी आप हम देखते हैं, वैसे नाटक में भी है कि बहुत जिंदगी से जुड़ा हुआ फॉर्म है। जिंदगी में जैसे हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह से हम इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, वैसे एक्टिंग में भी वो आना जरूरी है। और उसलिए उन्होंने बहुत डिटेल उन्होंने काम किया, उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स उसके लिए डेवलप किए। द मैजिक एफ, गिवन सर्कमस्टेंसेस, ट्रूथ एंड बिलीफ, ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के तौर पर उन्होंने इस एक्टिंग को इवॉल्व किया। अब मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लगता है, क्योंकि उस वजह से एक एक्टिंग स्टाइल भी बदल गई। जैसे कि नाटक में लिखना जैसे बदल गया, रियलिस्टिक वैसे लिखना शुरू हो गया, वैसे एक्टिंग भी रियलिस्टिक हो गई। हाँ, लेकिन अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट जरूर बात है। रियलिस्टिक ऐसा शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। रियल लाइफ से लेकर रियलिस्टिक एक डिफरेंट है। बहुत बार बहुत लोग गलतफहमी ये पालते हैं कि लाइफ लाइक एक्टिंग या रियलिस्टिक एक्टिंग मतलब जैसे हम रियल लाइफ में बिहेव करते हैं वैसे ही करना है। बिल्कुल नहीं, वो भी एक आर्ट है। इसलिए उसके रियलिस्टिक मतलब वो भी एक तरह से, उसमें भी एक एग्जेजरेशन छिपा है कहीं ना कहीं। किस तरह का एग्जेजरेशन है? वो सटल एग्जेजरेशन है कि जिंदगी में जैसे रूटीन लाइफ में हम जीते हैं तो उसमें कोई नाट्य नहीं होता, जरूरी नहीं कि हर क्षण नाट्य हो। लेकिन हम नाटक वाले लोग जब रियलिस्टिक नाटक करने लगते हैं तो हम उसमें नाट्य ढूंढते हैं, ड्रामेटिक एलिमेंट ढूंढते हैं। तो इट इज अ लाइफ लाइक बट ये ड्रामेटिक, इस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए रियलिस्टिक इज डिफरेंट फ्रॉम रियल लाइफ। इट इज नॉट अ रियल लाइफ एक्टिंग। आजकल जैसे टेलीविजन पे रियलिटी शो नाम के जैसे शोज आते हैं, वो भी फॉल्स होते हैं, वो हम सबको मालूम है, लेकिन उसको रियलिटी शो ऐसे बोल रहा था। तो ये एक्टिंग, रियलिस्टिक एक्टिंग इज नॉट रियलिटी एक्टिंग, और रियल लाइफ एक्टिंग नहीं है। तो बिकॉज इट इज एन आर्ट फॉर्म। और जैसे कि आपने वो बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं एग्जेजरेशन, एवरी आर्ट फॉर्म इज एग्जरेशन इज, तो वही वो एग्जेजरेशन इसमें भी है, लेकिन वो एक ड्रामेटिक एलिमेंट तक है। ये नहीं कि एग्जेजरेशन मतलब फॉर द सेक ऑफ एग्जेजरेशन,
बट वेरी सटल, वेरी डाउन टू अर्थ एक्सप्रेशन हम उसमें ढूंढते हैं, रियलिस्टिक एक्टिंग में खोजने की कोशिश करते हैं। अब भारत में इसी सिलसिले में कुछ चर्चा क्या शुरू हुआ? क्या पहले आप बताए थे जो बादल बाबू का नाम बताया था, हाँ, और सारे आर्टिस्ट का नाम बताया था, ऐसे चर्चा क्या अभी चालू हाँ, है? अभी कैसे चल रहा है ये रियलिस्टिक एक्टिंग के बारे में? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मतलब बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, मोहन राकेश और उनके आगे और भी अलग-अलग लेखक हैं जिन्होंने इसका योगदान दिया है। तो अभी भी इस तरह से उनकी तादाद कम है, लेकिन बहुत कुछ सेंसिबल प्लेराइट्स हैं, वो अभी भी नाटक लिख रहे हैं रियलिस्टिक वे में। उसमें मैं अभी कंटेम्पररी थिएटर के तौर पर जिनका मैं ज़िक्र करूँगा, वो है मानव कौल। इनके नाटक आपने देखे होंगे हिंदी थिएटर में। मराठी थिएटर में हमारे यहाँ पे जयंत पवार, संजय पवार, मकरंद साठे ऐसे लेखक हैं। और भी अलग-अलग बंगाली थिएटर में भी अभी ज़रूर होंगे, जो आप भी बता पाएँगे कि लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे मैंने पहले आपको सिनेमा और वेब सीरीज़ और टेलीविज़न का जो ज़िक्र किया, क्योंकि थिएटर सर्वाइवल के तौर पर रियलिस्टिक एक्टिंग का एस्टैब्लिशमेंट जैसा नाटक में हुआ, वही बाद में फिर ये जो सिनेमा है या फिर टेलीविज़न है और वेब सीरीज़ है, इनमें ज़्यादा वाइड लेवल पर वो प्रसारित हो गया, ये एक्टिंग स्टाइल। तो लोगों को लगने लगा कि रियलिस्टिक एक्टिंग को अभी जो मतलब उसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो सिर्फ़ सिनेमा या टेक्निकल मीडियम में है, लाइव थिएटर में नहीं है। तो ऐसा नहीं है। मेरे जैसे और भी ऐसे बहुत इंडिया में अभी भी थिएटर डायरेक्टर्स हैं, जो रियलिस्टिक वे से नाटक करते हैं। साउथ में अगर मैं बताऊँ तो साउथ में एक ज्योतिष करके डायरेक्टर है, जो इस तरह से रियलिस्टिक थिएटर के साथ काम कर रहे हैं। वो अपना उसमें भी एक्सपेरिमेंटेशन वो ज़रूर करते हैं, फॉर द सेक ऑफ रियलिस्टिक थिएटर नहीं करते, लेकिन वो ज़रूर रियलिस्टिक थिएटर पे बिलीव करते हैं। नॉर्थ में भी ऐसे महत्वपूर्ण कुछ डायरेक्टर्स हैं कि जो इस फॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। स्थिति क्या हो गई, जैसे मैंने पहले आपको शेयर किया था कि बहुत से थिएटर हमारा जो इंडियन थिएटर में जो दिखाई देता है, भले बंगाली थिएटर हो, मराठी थिएटर हो या फिर और भी अलग-अलग थिएटर हो, तो उसमें ये दिखाई देता है कि ज़्यादातर थिएटर डायरेक्टर्स या एक्टर्स का रुझान होता है वो स्टाइलाइज़ एक्टिंग में होता है या स्टाइलाइज़ थिएटर में होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम सभी को लगने लगता है कि इंडियन थिएटर इज़ कंटेम्पोरेरी थिएटर इज़ मोर स्टाइलाइज्ड थिएटर या फिर एक्सपेरिमेंटल थिएटर जैसे आप कहते हैं। लेकिन इन थिएटर के साथ-साथ रियलिस्टिक थिएटर का भी दौर ज़रूर है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं ही खुद अभी तक मैंने मिनिमम 50 प्लेस किए हैं अलग-अलग तरीके के इन अ रियलिस्टिक फॉर्म। और मेरा जो काम करने का तरीका है वो भी आपको मैं जस्ट शेयर करूँ। मैं महाराष्ट्र में हूँ, स्थित हूँ, लेकिन मैं पूरे इंडिया में अलग-अलग स्टेट्स में जाकर काम करता हूँ। अलग-अलग थिएटर इंस्टीट्यूशंस और फ़िल्म इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़कर काम करता हूँ और उनके साथ प्ले डायरेक्शन भी करता हूँ। तो मेरा एक इसलिए मुझे वो बिल्कुल अंदाज़ा है कि भारत के अलग-अलग स्टेट में, हमारे भारत में अलग-अलग राज्यों में भी अभी भी रियलिस्टिक थिएटर और रियलिस्टिक एक्टिंग को अभी भी एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल रहा है और वो चाहते हैं, खासकर यंगस्टर्स है, सुजन जैसे यंग एक्टर्स है कि जो रियलिस्टिक एक्टिंग को समझना चाहते हैं, डेप्थफुली सीखना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। थैंक यू सर। और एक बात है, रियलिस्टिक एक्टिंग और ये जो इंटीमेट थिएटर एक्टिंग है और ये रियलिस्टिक एक्टिंग, हाँ, इंटीमेट थिएटर में भी कैसे ऐसी बात कर रहा था जो हाँ, दर्शक के साथ जुड़ा हुआ, हाँ, तो इंटीमेट थिएटर और ये रियलिस्टिक एक्टिंग, इसमें से कोई संबंध है या नहीं? ज़रूर है। मैं ज़रा थोड़ा-सा इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा कि आप एक तरफ रियलिस्टिक एक्टिंग या एक्टिंग मेथड को लेकर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप थिएटर कि मतलब एज़ थिएटर आर्किटेक्चर के तौर पर आपने थिएटर में किस तरह के अलग-अलग थिएटर में नाटक किए जाते हैं, उस थिएटर को रखा है। लेकिन आपका प्रश्न मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार रियलिस्टिक एक्टिंग को, क्योंकि ज़्यादातर प्रोसिनियम थिएटर में खेला गया है नाटक, रियलिस्टिक नाटक, इस वजह से रियलिस्टिक एक्टिंग भी प्रोसिनियम थिएटर की देन है, ऐसा लगता है हमें। है ना? इस वजह से आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर आया होगा। तो मुझे वही लगता है कि 2
दो अलग अलग चीजें हैं। एक्टिंग स्टाइल है, लेकिन थिएटर आर्किटेक्चर अलग अलग थिएटर में काम करने के जो अलग अलग प्लेस के तौर पर हम करते हैं। तो थिएटर, प्रोसिनियम थिएटर क्योंकि हर शहर में होता है, इसलिए हमें वो मेजर मेन स्ट्रीम थिएटर हम उसको मानते हैं। लेकिन प्रोसिनियम थिएटर के साथ साथ इंटीमेट थिएटर हो, ओपन एयर थिएटर हो, या फिर जैसे चौराहे पे भी होता है कभी कभी स्ट्रीट थिएटर जैसे हम कहते हैं। तो अलग अलग ये थिएटर आर्किटेक्चर के तहत हम जुड़ते हैं। अब एक्टिंग को लेकर अगर बात करें उससे साथ जुड़कर, कि हाँ, प्रोसिनियम थिएटर में जब हम रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं तो उसमें फिर भी प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आखिरी रो तक हमें पहुंचना है अपने साउंड और अपना विजुअल एक्सप्रेशन। तो हमारे जेस्चर्स और पोस्चर्स भी उसमें फिर भी थोड़े एग्जेजरेटेड होंगे। एकदम। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंटीमेट थिएटर में भी रियलिस्टिक एक्टिंग जरूर होता है, लेकिन उसकी सटलिटी है या उसका जो एक कंट्रोल है वो बहुत माइन्यूट लेवल पे वहां पे सोचना पड़ता है। मैंने खुद एक ही नाटक को अलग अलग, मतलब ऐसा भी किया है मैंने कभी कभी कि कुछ नाटक मैंने प्रोसिनियम थिएटर के लिए ही बनाए, डायरेक्ट किए, और कुछ रियलिस्टिक नाटक मैंने इंटीमेट फॉर्म के लिए किए, इंटीमेट थिएटर। आपको जस्ट मैं एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये आपको अगर दिख रहा हो, ये दो नाटक अभी मैंने पिछले साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डायरेक्ट किए थे। महापुर रिटन बाय सतीश आलेकर, और रक्तपुष्प रिटन बाय महेश एलकुंचवार। ये दोनों नाटकों को मैंने इंटीमेट थिएटर में खेला है, जो कि लिखे वैसे जरूरी नहीं, लिखे तो वो प्रोसिनियम थिएटर के तहत ही लिखे गए थे, लेकिन मैंने उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने उसको इंटीमेट थिएटर में खेला, और उसमें भी रियलिस्टिक एक्टिंग को मैंने एक्सप्लोर किया। तो भले थिएटर का क्या कह सकते हैं हम, आर्किटेक्चर भले बदले, लेकिन हम रियलिस्टिक एक्टिंग को अलग अलग इसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ लगता है। एक दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने इंटीमेट थिएटर की बात की, मैंने एक नाटक ऐसे मैंने 2002 में किया था, 2002 में, उसका नाम है, मराठी में किया था, तू वेडा कुंभार। वो नाटक का पूरा बैकग्राउंड है वो मराठी रूरल बैकग्राउंड था, एक छोटे गांव की कहानी है वो। तो वो मैंने नाटक ओपन एयर थिएटर में किया, जो कि नॉर्मली हमें ऐसा माना जाता है कि ओपन एयर थिएटर में स्टाइलाइज प्ले ही हुआ करते हैं, लेकिन मैंने वहां पे भी रियलिस्टिक थिएटर किया। 50 फीट का स्टेज था, ओपनिंग था 50 फीट, इट्स लार्जर, लेकिन उसमें भी मैंने एक कुम्हार की बस्ती वहां पे एस्टेब्लिश की थी, और ऑडियंस भी पूरे ऐसे, जैसे कहते हैं कि ग्रीक थिएटर में कैसे राउंड ऑडियंस बैठती है 120 एंगल में, वैसे ही मैंने ऑडियंस को बिठाया था, और लेकिन था जरूर वो रियलिस्टिक प्ले। तो रियलिस्टिक प्ले को मैंने, उसका हम ये कहते हैं नॉर्मली एकेडमिकली एनवायरमेंटल प्ले, एनवायरमेंटल प्ले की तरह मैंने उसको किया था, खेला था। कहना मुझे यह है कि प्रोसिनियम थिएटर ही सिर्फ रियलिस्टिक थिएटर करने के लिए प्रोसिनियम थिएटर की जरूरत नहीं है, मतलब रियलिस्टिक प्ले करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आप इंटीमेट फॉर्म में भी कर सकते हो, या फिर ओपन एयर थिएटर लार्जर फॉर्म में भी कर सकते हो। सिर्फ ये है कि एक्टिंग की स्टाइल आपको तय करनी पड़ेगी। एक आपको अलग एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। कुछ नाटक ऐसे भी माना जाता है कि सिर्फ रियलिस्टिक प्लेस ही रियलिस्टिकली खेले जाते हैं क्या, तो ऐसा जरूरी नहीं है। खुद स्टैनिस्लावस्की ने, उनका एक उदाहरण देता हूँ, उन्होंने शेक्सपियर के नाटक भी अपने तरीके से खेले हैं। जैसे ऑथेलो उन्होंने डायरेक्ट किया था उस समय। मैंने भी एक कोशिश अपने समय, अभी जो मैंने 2016 में मैंने मुंबई में एक नाटक किया था, इनका शेक्सपियर, इनका वो नाटक का नाम है रोमियो जूलियट। वो नाटक मैंने अडेप्ट किया कंटेम्पररी सिचुएशन में, और बॉम्बे के इसमें अडेप्ट किया, तो मुंबई में वो बसाया, और उसको मैंने रियलिस्टिकली एक्सप्लोर किया। उस नाटक को, जो कि लिखा शेक्सपियर ने तो लिखा है सॉनेट की तरह, स्टाइलाइज वैसे किया है, लेकिन उसको मैंने रियलिस्टिकली करके देखा है। सर, इस बारे में और एक सोचते हैं हम बंगाली होता है, तो इसमें जो रियलिस्टिक एक्टिंग, रविंद्रनाथ के नाटक के बारे में आपका क्या सोच है? रियलिस्टिक एक्टिंग, उसका भाषा कुछ अलग सा है, बहुत पोएटिक है, आर्टिस्टिक है। उसमें जब देखा, जो प्रोडक्शन मैंने आपके साथ देखा होगा, शंभू मित्र साहब ने और किसी ने किया है, तो ये एक्टिंग का स्टाइल जब बना हुआ, तब का जो स्टाइल था और उनका जो स्टाइल ऑफ एक्टिंग था, वो तो दोनों अलग थे। बिल्कुल। तो उनका जो स्क्रिप्ट है, आप जैसे शेक्सपियर की बात में कर रहे थे, रविंद्रनाथ का स्क्रिप्ट जो है, ड्रामा स्क्रिप्ट,
उसके रियलिस्टिक एक्टिंग में अगर डाला जाए तो क्या होगा? मतलब जरूर सोचा जा जरूर सकता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी कर नहीं पाया। मुझे उनका और एक नाटक अच्छा लगता है, वो है डाकघर, रविंद्र बाबू का, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, कि जो बहुत सेंसिटिव और बहुत सटल प्ले है। वो मैंने खुद देखा है अलग अलग फॉर्म्स में। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो नाटक लिखने का तरीका है या शैली है, वो मेलोड्रामा के से जुड़ती है, या पोएटिक हमें उसे कहना चाहिए, पोएटिक एक्सप्रेशन है। इसलिए वो स्पीच ओरिएंटेड ज्यादा प्लेस है, क्योंकि मेलोड्रामा की और एक अच्छी स्ट्रेंथ है कि स्पीच स्पीच ओरिएंटेड होता था मेलोड्रामा में, तो जो यूरोप में भी होता था और हमारे हमारे यहाँ पे भी होता था। तो मैं हम जैसे कि आपने जिस नाटक का जिक्र किया, रक्त कौरवी हो या फिर उनके अलग अलग और नाटक हैं, तो वो नाटकों में एक स्पीच ओरिएंटेड शैली है, स्पीच ओरिएंटेड थिएटर है कि, और वो स्पीच ही बहुत उसकी स्ट्रेंथ है नाटक की। लेकिन उसको एक नए तरीके से जरूर ऐसे नाटकों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। मेरे मित्र है जो आप उनको शायद जानते भी होंगे, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अध्यापक भी है, शांतनु बोस। वो मुझे लगता है उन्होंने एक बार रक्त करबी को खिलाया, ऐसा मेरे याद में है। उन्होंने अपने तरीके से उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अच्छा सर। सर, आप एनएसडी से जुड़ा हुआ है। एनएसडी में ये जो एक्टिंग स्टाइल आपने पहले देखा और अभी जो है, उसमें से कोई बदल है क्या? ये जो रियलिस्टिक एक्टिंग और ये जब कुछ सॉरी, बदलाव? नहीं, प्रश्न में समझ नहीं पाया, सॉरी। एनएसडी में आप पहले से जुड़ा हुआ है, बहुत दिन हेलो, से साथ जुड़ा हुआ है। तो एनएसडी में प्रश्न जो, एक बार फिर। हाँ, एनएसडी में आप हाँ, पहले से बराबर। बहुत दिन से जुड़ा हुआ है। तो एनएसडी के जो स्टाइल ऑफ टीचिंग थे और अभी जो ये जो आप रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे हैं, इसमें से कोई बदलाव आए हुए हैं क्या टीचिंग स्टाइल में, पहले से आज अब तक? जरूर जरूर। हाँ, देखिए, हमें जिस तरह से टीचिंग, हमें जिस तरह से हमें सिखाया जिस तरह से जाता था, कभी एक ही फॉर्म को नहीं सिखाया जाता। मतलब हमारी शुरुआत ही फर्स्ट ईयर में होती है इंडियन थिएटर से, फिर सेकंड ईयर में फिर हम वेस्टर्न थिएटर और इंडियन थिएटर के क्लासिकल थिएटर की तरफ जाते हैं। मतलब एक तरफ ग्रीक थिएटर भी सीखते हैं, दूसरी तरफ संस्कृत थिएटर भी सीखते हैं। संस्कृत मतलब क्लासिकल इंडियन थिएटर। और उसके बाद फिर फोक थिएटर के तौर पर भी हमें, जैसे कि मेरे बैच के साथ हमें यक्षगाना इस फॉर्म में हमने नाटक करने के लिए बीवी कारन जी, इनके डायरेक्शन में हमने काम किया है, उनके अंडर काम किया। तो हम 40 दिन मैसूर में जाकर रहे थे और वहाँ पे एक यक्षगाना, ये फोक फॉर्म हमने एक्सप्लोर किया था। तो कहना, और उसके बाद फिर थर्ड ईयर में आते आते फिर हमें रियलिस्टिक थिएटर या अबो रियलिस्टिक थिएटर, या फिर उसको आप हमें कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल थिएटर, एब्सर्ड थिएटर, ये इस तरीके के अलग अलग विधाओं को हमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो कहना है कि एज ए थिएटर एजुकेशन आपको हर अलग अलग सारे फॉर्म्स को ये क्या कह सकते हैं हम, एक ही मिनट है जरा, कंप्यूटर में हो रहा है इसलिए एक ही जस्ट होल्ड कीजिए। हाँ, तो एज ए थिएटर एजुकेशन हम जैसे कि मैंने भी अलग अलग थिएटर के फॉर्म्स है उसको समझा, उसको सीखा है। लेकिन ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बाद में डेवलप हुआ कि मैं रियलिस्टिक एक्टिंग की तरफ या रियलिस्टिक थिएटर की तरफ ज़्यादा खींच खींच मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ, और मैं वैसे एक एज अ स्पेशलाइजेशन मैंने उसी में ही ज़्यादातर काम किया। मैं एज अ प्ले डायरेक्टर भी काम करता हूँ और उसके साथ साथ वर्कशॉप भी कंडक्ट करता हूँ, एक्टिंग वर्कशॉप्स। तो उसमें एक स्टैनिस्लॉवस्की सिस्टम बेस्ड जो रियलिस्टिक एक्टिंग थ्योरी है उसको मैं पढ़ाता हूँ। तो कहना क्या है कि ये आपका अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट जरूर हो सकता है कि, लेकिन सीखना मुझे लगता है कि सारे अलग अलग फॉर्म को समझना और सीखना जरूरी है, समझ लगता है। और उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे आपके बदलाव की बात कही, तो मुझे याद है हमारे समय अनामिका हक सर, ये थिएटर डायरेक्टर आई थी, जिन्होंने किसी एक ही स्टाइल ऑफ थिएटर को या एक ही एक्टिंग फॉर्म को फॉलो न करते हुए सम्मिश्र उन्होंने नाटक किया था हमारे साथ, राज दर्पण। मिक्स्ड फॉर्म्स था उसमें, उसमें फोक थिएटर भी था, उसमें कंटेम्पररी एलिमेंट्स भी थे, उसमें रियलिस्टिक एक्टिंग भी थी, उसमें स्टाइलाइज एक्टिंग भी थी। तो एक ऐसे भी एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं। मतलब कुछ कुछ डायरेक्टर ऐसे भी है कि किसी एक फॉर्म के साथ काम करते हैं, और कुछ डायरेक्टर ऐसे भी है कि जो अपने फॉर्म में अलग अलग स्टाइल ऑफ एक्टिंग, स्टाइल ऑफ थिएटर को
एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो वो अगेन वो मुझे लगता है कि हर एक अपना अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पर्सनल कल्टीवेशन के तौर पर भी हाँ वो है। है। और ऐसे ऐसे ही थिएटर और डेवलप होगा। आप जैसे महान कलाकार इसके साथ जुड़े हुए हैं। सर बाक्सा रत्न नटराजन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पल हमारे साथ बिताने के लिए। फिर कभी आप आए यहाँ बंगाल में आए, कभी न कभी सामने सामने बात होगा। तब तक लिए हमें इजाजत दे। फिर कभी मिलेंगे दोबारा। और एक बार धन्यवाद आपको सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं भी आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आपके साथ बातचीत करने के लिए मौका दिया और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और मैं ज़रूर अगर ऐसा कुछ एक प्लान वर्कआउट हुआ तो मैं आपके थिएटर ग्रुप के साथ भी ज़रूर काम करना चाहूँगा। एक उसके साथ मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि मैं सिर्फ थिएटर इंस्टीट्यूशंस के लिए जैसे काम करता आया हूँ, वैसे मैं छोटे-छोटे गाँव में भी जाकर काम किया है। हम मतलब बिल्कुल रहते हैं खासकर ये नॉर्थ गांव में। हम रहते हैं हाँ, एकदम इंटीरियर गांव में रहते हैं हम। कलकत्ता से बिल्कुल, 30-40 किलोमीटर दूर एकदम गांव है। दूर है। अरे! एकदम हरियाली छाए तब हुए तो हैं या चार पास। अरे वाह! तो कहना मुझे यही है कि मैं बिल्कुल छोटे-छोटे गाँव में जाकर भी किया है। मैं खासकर नॉर्थ ईस्ट में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब एक आपको एक इंटरेस्टिंग छोटी सी एक बात बताता हूँ। मेघालय में एक बिल्कुल जो हिल एरिया है वहाँ पे खासी हिल्स कहते हैं, तो वहाँ पे पिनुलसुला नाम का एक छोटा गाँव है। तो मुझे एनएसडी की तरफ से वहाँ जाने का मौका मिला था और उस थिएटर वर्कशॉप का नाम ही था थिएटर फॉर रिजुविनेशन। कि जिस एरिया में उस ट्राइबल एरिया है पूरा वो और उसमें थिएटर आज तक कभी नहीं हुआ था। ये बात है 2006 की। 2006 में मैं गया था वहाँ पे। तो कहना मुझे है कि वहाँ पे मैं 40 दिन रहा ट्राइबल एरिया में और उन पार्टिसिपेंट्स के साथ और हमने 40 दिन में फिर वहाँ पे मैं स्टैनिस्लॉसिस ये शब्द कभी मैंने ये भी नहीं किया, मैंने बाजू रख दिया। सारी थियरीज मैंने बाजू रख दिया और क्योंकि वहाँ पे उनको थिएटर कल्चर कल्टीवेट करना ज़रूरी था, ना कि सिर्फ एक्टिंग स्टाइल पढ़ानी है कोई। तो वैसे हमने काम किया और फिर वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे मौका मिला उनके साथ जुड़ते हुए। उनकी ज़िंदगी मुझे और ठीक तरह से मैं डेप्थफुली समझ पाया और वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है मेघालय में, खासकर ऐसे रिमोट एरियाज़ में पॉवर्टी बहुत है। फैमिली प्लानिंग नहीं है। इस वजह से एक-एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं और एजुकेशन इलिटरेसी बहुत है। एजुकेशन डेवलप नहीं हुआ है। मेरे वर्कशॉप में सबसे जो ज़्यादा सीखा हुआ लड़का था, उसका एज था अराउंड कुछ 22 ईयर्स होगा और वो 8वीं पास था सिर्फ, 8वीं कक्षा तक सीखा था। तो ये आप समझ सकते हैं कि एजुकेशनल कैसा बैकग्राउंड है। फिर मैंने उन्हीं के प्रॉब्लम्स को समझते हुए एक छोटा नाटक बनाया उनके साथ। बनाया मैंने रियलिस्टिकली, लेकिन उनको रियलिस्टिक के शब्द बिल्कुल नहीं उनको बताया, क्योंकि वो बताना ज़रूरी भी नहीं समझा मैंने, क्योंकि वो गलत था क्योंकि उनमें जेन्युइनली एक बाँधना और एक नाटक की एक गुंजाइश पैदा करना ये मेरे लिए ज़रूर था। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो नाटक इतना उसको अच्छा एप्रिसिएशन मिला कि मेघालय की जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने उसको खुद से इंटरेस्ट लेकर 25 शो किया है मेघालय में पूरे, इस नाटक के और उस नाटक का नाम था 11वां बच्चा। मैंने इसी को लेकर नाटक बनाया था कि 11-11, 12 बच्चे होते हैं इसको लेकर। ये मैं आपको शेयर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आप और मैं हम सारे थिएटर पर्सन है बेसिकली। हम अपने-अपने स्टाइल में थिएटर कल्चर में ज़रूर बिलीव करते हैं, लेकिन जब समाज के साथ जुड़कर हम काम करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर करना पड़ता है। एकदम एकदम। और वो उनको समझते हुए हमें करना पड़ता है और मुझे लगता है कि इसलिए मैंने आपको ये ज़रूर शेयर करना समझा कि मैं ज़रूर अगर ऐसा ब्रात्य थिएटर के साथ भी कोई प्लानिंग होता है तो ज़रूर मैं आना चाहूँगा और आपके साथ जुड़ना हाँ सर, चाहूँगा। एनएसडी का जैसे ऐसे कि कोई सुजन प्लान ने मेरे बना। साथ ऑलरेडी काम कर चुका है। हाँ सर, हाँ, इट्स अ सुजन ने भी प्लेजर मेरे सर। साथ काम किया है अभी। इट्स अ तो प्लेजर एंड बहुत ऑनर अच्छा फॉर ऑल ऑफ अस टू वर्क विद यू। सर ऐसा कहीं मौका मिले कि एनएसडी का ऐसे कोई स्कीम आए बंगाल में काम करने के लिए, हम हमें जरूर बताना। अगर फुर्सत मिले ज़रूर, तो हम भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे बिल्कुल, इसी मामले पे। तो ये बात यही ज़रूर, खत्म करते हैं, लेकिन बात जारी रहेंगे बाद में भी। बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका एक शुभकामना, नववर्ष के एक शुभकामना देके बक्सा ब्रात्य नटराजन की तरफ से अनुरुद्ध साहब का बहुत बहुत सलाम। धन्यवाद।